चलें बेस्ट है भाई, 2 मिनट का वेट करेंगे ताकि कोई दोस्त अगर वेटिंग रूम में हो तो वो ज्वाइन कर लें, और 2 मिनट के बाद हम क्लास कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। तशरीफ़ रखें प्लीज़। चलें भाई, बगैर टाइम ज़ाया किए हुए क्लास शुरू करते हैं। आज का जो हमारी क्लास है और जो हमारे कोर्स का नाम है वो है टैक्स टेक्नोलॉजी। तो टैक्स टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड देने के लिए पहले ज़रूरी है कि मैं आपको बता दूं कि ये कोर्स क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो इसके इंट्रोडक्शन की वजह पहले देखते हैं, फिर आते हैं कोर्स के इंट्रोडक्शन पे और मेरे इंट्रोडक्शन पे। एक न्यूज़ क्लिपिंग है छोटी सी, इसकी ऑडियो भी आपको आएगी, तो ये सुनिएगा ज़रा गौर से। फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू ने 15,264 अरब टैक्स का अहदाफ हासिल करने के लिए मसनूई जहानत पर मबनी हिकमत अमली तैयार कर ली है। जंग और दी न्यूज में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन FBI राशिद महमूद लंगड़ियाल ने कहा है कि अगले माली साल में AI पर मबनी निफास और निगरानी का निज़ाम मुतारिफ करवाया जाएगा। डिजिटल एल्गोरिथमिक सेटलमेंट मैकेनिज्म के जरिए टैक्स तनाज़। अच्छा भाई, ये कीवर्ड नोट कर लो जल्दी से, विजुअल एल्गोरिथमिक सेटलमेंट मैकेनिज्म। इस पे हम बात करेंगे थोड़ी सी। निपटाए जाएंगे। टैक्स कवानीन के सख्त निफास, तामील और पॉलिसी इकदाम से 1020 अरब रुपए इजाफी आमदन मुतवक्के है। महसूलात बढ़ाने के लिए मतलूबा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। एक और की टर्म नोट करो, मतलूबा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब रिक्वायर्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 2 की टर्म्स नोट कर लो। अच्छा, अब आगे चलते हैं। एक और पेशरफ्त रिसेंट हुई है, उसको भी देखते हैं। चेयरमैन FBI राशिद महमूद लंगड़ियाल ने कहा है कि फेसलेस ऑडिट विंग टैक्स लायबिलिटी पैदा नहीं करेगा। फेसलेस ऑडिट निजाम रिस्क। अच्छा, फेसलेस ऑडिट, फेसलेस का मतलब हो गया कि अब फिजिकल इंटरेक्शन तो नहीं रहेगी, है ना? बेस्ड ऑडिट करेगा। कमेटी मेंबर जावेद हनीफ खान ने पूछा कि टैक्स दहिंदा की समात कैसे होगी। 95% लोग तो इस सिस्टम को समझते ही नहीं, जिस पर चेयरमैन FBI ने कहा है कि 93% हाउस होल्ड तो फेसलेस निजाम में आएंगे ही नहीं। वही लोग फेसलेस निजाम में आएंगे जो टैक्स देने के काबिल हैं। सारी समातें ऑनलाइन और अफसर फेसलेस होगा। नवीद सारी समातें ऑनलाइन, इसका मतलब है कि जितनी भी हेयरिंग्स होंगी वो सब ऑनलाइन हो जाएंगी और अफसर फेसलेस होगा। अच्छा, फेसलेस ऑफिसर, ये भी लिख लो अपने पास। 3 की टर्म्स हो गई हैं हमारे पास।
अमन ने एफबीआर को माफिया करार दिया तो चेयरमैन एफबीआर मुस्कुराए और कहा कि वो इस इदारे के सरबराह हैं, कुछ नहीं कह सकते। हम माफियाज के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कौमी असम्बली खजाना कमेटी को बताया कि इस मरतबा BISP की सारा रकम डिजिटल वॉलेट से ट्रांसफर होगी। हाँ, तो भाई हमें एक बैकग्राउंड मिल गया कि टैक्स के साथ हमने टेक्नोलॉजी क्यों पढ़नी है। तो अब आते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कोर्स का और फिर मेरा। देखो यार, ऐसा है कि एक दौर होता था कि रिटर्न्स जो है ना वो फिज़िकल फाइल होती थी, पेपर वर्क होता था। ठीक है, हर इनवॉइस एक पेपर होती थी, मतलब पूरा रिकॉर्ड जो था बड़े बड़े रजिस्टर्स पे मेंटेन होता था। सब चीज़ें पेन पेंसिल से रिटर्न होती थी। फिर एक दौर आया एक्सेल स्प्रेडशीट का दौर। ठीक है, फिर हम उस दौर से भी गुजर के ERP के दौर में आ गए और अब ERP से हम ट्रांजिशन हो रहे हैं इंटेलिजेंट सिस्टम्स एरा में। तो हम की डेफिनेशन इधर क्या है, कौन लोग ट्रांजिशन में हैं? इंडस्ट्री बिल्कुल, लेकिन रेगुलेटर भी। तो अगर देखो, यूजुअली ये होता है कि इंडस्ट्री जो है ना वो इनोवेट करती है और रेगुलेटर फिर कोप अप करता है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में हम ये देख रहे हैं कि रेगुलेटर एडवांस जा रहा है। रेगुलेटर कह रहा है कि AI होगा, फेसलेस सिस्टम होगा, विजुअल एल्गोरिथमिक सेटलमेंट मैकेनिज्म्स होंगे, और रेगुलेटर इंडस्ट्री से पहले ये चीज़ें ले आएगा। ठीक है, तो जो हमारा ट्रेडिशनल टैक्स इन्वायरमेंट है उसमें पार्टीज़ कौन होती हैं? टैक्स पेयर और टैक्स रेगुलेटर, है ना, या टैक्स पेयर का ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव कंसल्टेंट वर्सेस FBR। लेकिन अब अगर FBR की स्ट्रेंथ पर AI भी आ गया तो इसको थोड़ा इस तरह समझो फुटबॉल के कॉन्टेक्स्ट में कि भाई कंसल्टेंट की टीम को रेड कार्ड हो गया। ठीक है, और जो रेगुलेटर की टीम है वो 13 खिलाड़ियों के साथ खेल रही है। तो अब कैसे कोप अप करेंगे, कैसे मैच करेंगे? तो लाजमी बात है कि इंडस्ट्री साइड, कंसल्टेंट साइड को भी AI अडॉप्ट करना पड़ेगा। टैक्सेशन में टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और देखो, ये कोई अजीब बात नहीं है, पहली दफ़ा नहीं हो रहा। ये ट्रांजिशंस पहले भी होती रही हैं। हम कागज़ छोड़ के एक्सेल पे भी तो आए थे ना, फिर एक्सेल छोड़ के और ERPs पे भी तो आए हैं ना। और ये चेंज जो है ना अभी आना शुरू हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये चेंज आ गया है एकदम से। तो अब FBR जो है वो कह रहा है कि भाई हमने AI इंट्रोड्यूस कराना है। तो वो लोग जिन्होंने, देखो FBR जो है वो गवर्नमेंट एक्सचेकर का मुहाफिज है ना, इकोनॉमिक फ्रंटियर्स का गार्डियन है, और जो कंसल्टेंट है वो टैक्स पेयर की वेल्थ का असॉर्ट ऑफ गार्डियन है। तो अगर आपका जो वेल्थ का गार्डियन है वो एक एस्पेक्ट में थोड़ा ढीला रह जाए तो क्या वो अच्छे से गार्ड कर सकेगा? बिल्कुल भी नहीं कर सकेगा। तो हेयर कम्स माय रोल एंड हु एम आई एम हसन अब्सार, और मैं AI डोमेन से वाबस्ता हूँ। मेरा काम ज़्यादातर कंप्यूटर विजन का होता है और थोड़ा सा काम मेरा टाइम सीरीज़ प्रेडिक्शंस का भी होता है। और टाइम सीरीज़ डाटा ही दरअसल फाइनेंशियल डाटा है। मुझे बताओ कि क्या टैक्स पीरियड के बगैर टैक्स रिकॉर्ड मैनेज हो सकता है? हाँ भाई, कोई बताएगा कि टैक्स पीरियड के बगैर हम टैक्स फाइल कर सकते हैं? ऑनलाइन बताओगे कुछ? इसरार, थैंक यू, नॉट पॉसिबल भाई, बिल्कुल। क्या डेट के बगैर जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं? क्या अकाउंटिंग ईयर के बगैर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन सकते हैं? नहीं बन सकते ना। तो फाइनेंशियल डाटा इज टाइम सीरीज डाटा। ठीक है, और मेरी स्पेशलाइजेशंस आपके सामने डिस्प्ले हो रही हैं। मैं मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट हूँ, मैं AI इंजीनियर हूँ, AI प्रोडक्ट मैनेजर हूँ, और उसके अलावा डाटा एनालिटिक्स में मल्टीपल सर्टिफिकेशंस की हुई हैं। यू नेम इट, हर बड़े नाम की सर्टिफिकेशन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है। उसके अलावा मैं मशीन लर्निंग में मास्टर्स डिग्री कर रहा हूँ, और उसके भी अलावा जो मेरी फाइनेंस की क्वालिफिकेशन है वो है BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। और मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस जो है वो टैक्स रेगुलेटर्स के साथ भी है, इंडस्ट्री के साथ भी है, और टेक्निकल भी है। करंटली मैं कंप्यूटर विजन पे काम करता हूँ और पाइथन बेस्ड फाइनेंशियल मॉडलिंग करता हूँ।
तो करंट सेटिंग में आई एम द आइडियल गाय टू टीच दिस कोर्स। और आगे चलते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं कि ये क्या चीज़ है टैक्स टेक्नोलॉजी। देखो, हमने बात की कि एफबीआर जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहा है एल्गोरिथमिक सेटलमेंट मैकेनिज्म, ठीक है। अब देखो क्यों ज़रूरत पड़ी कि टेक्नोलॉजी पे जाया जाए। यार हम सब ह्यूमंस हैं भाई, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर्स, बोर्ड, वो भी तो सब ह्यूमंस हैं ना। हम सब की लिमिटेशंस होती हैं बेटा, ठीक है। लिमिटेशंस क्या होती हैं भाई? हमें मेडिकल साइंस कहती है कि 8 घंटे सोना चाहिए, तो 8 घंटे तो टैक्स ऑफिसर मतलब लिटरली अवेलेबल ही नहीं है ना। फिर क्योंकि हम अभी तक फाइल्स के दौर में जीते हैं, तो इसका मतलब है कि एक टैक्स ऑफिशियल अगर पूरे दिन दयानतदारी से फुल काम करे तो भी वो सिर्फ 9 बजे से 5 बजे तक ही काम कर सकता है ना। तो देखो ये चीज़ें लिमिटेशंस हैं। तो किसी ज़हीन शख्स ने सोचा कि अगर मैं से मुराद टैक्स का बंदा, कि अगर मैं टैक्स जानता हूँ तो मैं कंप्यूटर को सिखा देता हूँ, मेरा काम कंप्यूटर कर लिया करेगा, ठीक है भाई। तो एक और ज़हीन बंदे ने सोचा कि मैं अकाउंटिंग जानता हूँ, मैं अकाउंटिंग कंप्यूटर को सिखा देता हूँ। तीसरे ज़हीन बंदे ने सोचा कि मैं इंडस्ट्री का माहिर हूँ, सीमेंट का, बैंकिंग का, मेडिसिन का, फार्मा, किसी का भी मैं माहिर हूँ, तो मैं अपना डोमेन कंप्यूटर को सिखा देता हूँ। तो देखो इस तरह जो कंप्यूटर हुआ वो एक ह्यूमन से इंटेलिजेंट हो गया, ठीक है। मे बी मेरी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इतनी अच्छी नहीं हो जितना मेरा टैक्स है, ठीक है। और मे बी मेरा टैक्स इतना अच्छा ना हो जितना मेरी टेक्नोलॉजी अच्छी है, ठीक है। लेकिन मेरे सामने जो मशीन है ना, ये तीनों चीज़ों में इक्वली एक्सीलेंट होगी, ठीक है। तो फिर ये सोचा गया कि क्यों ना अब इस मशीन को इंटरेस्ट किया जाए कि ये ह्यूमन को असिस्ट करे, ठीक है, ह्यूमन को असिस्ट करे। अच्छा, तो आगे चलते हैं भाई। देखो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन 3.0, इस पे बात करते हैं थोड़ी सी। OECD का पता होगा सबको, ठीक है। इकोनॉमिक कॉरपोरेशन की ऑर्गेनाइजेशन है ये, और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को बेसिकली 3 जनरेशन्स में डिवाइड करती है। पहली जनरेशन अगेन जिस पे हम बात कर चुके हैं कि टोटली मैनुअल दौर, और बड़े बड़े रजिस्टर्स जिनको हम खाते कहते हैं, खाते मेंटेन होते थे, ठीक है। फिर खातों में से इंफॉर्मेशन रिट्रीव होती थी और उससे रिकॉर्ड्स बनते थे, उससे रेगुलेटर्स को फाइलिंग होती थी। अच्छा, देन एक और दौर आता है, वो दौर होता है कि अब कुछ चीज़ें डिजिटल हो गई हैं, ठीक है, जिसमें समझो कि पाकिस्तान, हम बेसिकली मैं समझता हूँ कि अब टैक्स एडमिन 2.0 की तरफ जा रहे हैं। 3.0 अभी भी हमसे दूर है। और 3.0 जो है ना बेटा, वो टोटली ऑटोमेटेड है, टोटली ऑटोमेटेड, ठीक है। इसमें ह्यूमन रोल जो है ना वो सिर्फ 2 रह जाते हैं, एक सुपरविजन ऑफ सिस्टम और दूसरा रिमूवल ऑफ बायसनेस। देखो अगर मेरा AI मॉडल ये सीखता है, चलो AI मॉडल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसको हम सिंपल रखते हैं। अगर मैं चैट GPT को कोड कर रहा हूँ, मैंने चैट GPT बनाया और मैं उसको सिखा देता हूँ कि भाई जब केस आए ना सीमेंट वगैरह का, तो बड़ी इंडस्ट्री है, बस लगा देना टैक्स, ठीक है, तो एक बायसनेस नहीं क्रिएट हो गई। या अगर मैं नहीं भी सिखाऊँ, मैंने बिल्कुल न्यूट्रल कोड लिखा हो, अच्छा कोड लिखा हो, लेकिन चैट GPT तो एक इंटेलिजेंट सिस्टम है ना, जब वो बार बार देखेगा कि लोग फाइलिंग कर रहे हैं, ठीक है भाई, सेल्फ डिक्लेरेशन है ना, तो अब एक फाइलिंग हो रही है और वो पास्ट एंड क्लोज कितने टाइम के बाद होगी ट्रांजैक्शन, जाके लेट से 5 साल, 6 साल, 8 साल के बाद। तो अगर एक सिस्टम लर्न करता है कि भाई सेल्स टैक्स में मंथली रिकॉर्ड फाइल होता है, ठीक है, और वो 4.5 साल तक वो रिकॉर्ड रिटेन रह रहा है, तो सिस्टम तो लर्निंग कर रहा है ना उससे, और पूरी इंडस्ट्री वो प्रैक्टिस फॉलो कर रही है। तो अगर सिस्टम ने एक गलत पैटर्न लर्न कर लिया कि हाँ भाई ठीक है, XYZ ट्रांजैक्शन पर टैक्स नहीं बनता, तो फिर सिस्टम तो उस ट्रांजैक्शन को हमेशा ग्रीन फ्लैग करेगा, जबकि एक्चुअली वो रेड फ्लैग होनी थी, ठीक है। तो ये बायसनेस है, सिस्टम गलत पैटर्न्स को लर्न कर ले और फिर उनको अप्लाई भी करने लग जाए। तो 2 रोल्स हमने ह्यूमन के लिए डिफाइन कर दिए,
3.0 में, ठीक है। और बाकी ये कि ऑटोमेशन क्या होता है भाई, टैक्स ऑटोमेशन। देखो ऑटोमेशन ये होता है कि जो रिपीटेटिव टास्क हैं ना उनको कंप्यूटराइज कर दिया जाए, ठीक है। रिपीटेटिव टास्क को कंप्यूटराइज कर दिया जाए। छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि हम सब वाईफाई यूज़ करते हैं, हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं, वो कहते हैं यार पासवर्ड बताना, ठीक है, हम उनको बताते हैं। फिर वो मेहमान साहब की वाइफ कहती हैं कि बेटा पासवर्ड बताना, हम उनको भी बता देते हैं। फिर उनकी फैमिली के दूसरे मेंबर्स बेटे या वो कहते हैं कि भाई पासवर्ड बताना, हम उनको भी बता देते हैं। रिपीटिशन है ना एक ही काम की। अगर हम ऐसा करें कि उस पासवर्ड का QR कोड हो और उसके नीचे लिखा हो वाईफाई पासवर्ड और वो किसी भी मतलब के विजिबल जगह पे लगा दें, अब जिसको भी पासवर्ड चाहिए उसकी डिपेंडेंसी ख़त्म हो गई ह्यूमन से। वो जस्ट आएगा अपने मोबाइल से QR कोड स्कैन किया और वाईफाई कनेक्ट हो गया, है ना। तो रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट कर देना और इस तरह से ऑटोमेट करना कि वो जो रिपीटिशन हो रही थी ना वो अब रिडेंडेंट हो जाए। देखो जब मैं पासवर्ड स्कैन कर सकता हूँ एक QR कोड से, तो फिर मुझे पासवर्ड पूछने के लिए किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं रही ना, समझ रहे हो। तो वो टास्क जो रिडेंडेंट हो सकें ऑटोमेशन से, उनको ऑटोमेट कर देना चाहिए। अच्छा, अब हम वापस आते हैं अपने टैक्स पे। चलो पहले वो जो हमने एक बात की थी ना, एक की टर्म मैंने आपको लिखवाई थी विजुअल मॉनिटरिंग वाली, उसका थोड़ा सा डेमो देखें। क्या ख्याल है भाई, रेडी फॉर सम स्पाइस? कुछ रियल वर्ल्ड टैक्स टेक्नोलॉजी देखनी है गाइस? यार बात करो भाई, ऐसे देखो फिर तो ये तो वन साइडेड रह गया फिर। यार मैं बोलता जा रहा हूँ, आप लोग पता नहीं सुन भी रहे हो या नहीं सुन रहे हो, समझ भी रहे हो कि नहीं समझ रहे। अरे ज़बरदस्त भाई, 3 लोग तो तैयार बैठे हुए हैं। मैं भी थोड़ी सी आस्तीनें चढ़ा देता हूँ। हाँ, रियल वर्ल्ड काम होने लगा है अभी। अच्छा देखो ये क्या है, ये विजुअल स्टूडियो कोड है, बेसिकली डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, इसमें हम कोडिंग करते हैं। और इधर में ये कोडेक्स एजेंट है, ChatGPT का बनाया हुआ एक प्रोडक्ट है, इसको यूज़ करता हूँ मैं। तो इसको लोड होने देते हैं, ठीक है। ये लोड होता है तो फिर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। चलो इसकी लोडिंग शुरू हो गई। साथ के साथ एक और चीज़ दिखाता हूँ। भाई ये मेरा डेस्कटॉप है, आपको डिस्प्ले हो रहा है। इस पर क्या है, एक अदद रिसाइकल बिन है, एक फ़ोल्डर है एनुअल रिपोर्ट्स का। एक्सेल की कोई फाइल नहीं है अभी तक। अच्छा, एक्सेल फाइल बनना कमाल नहीं है, एक्सेल फाइल मैं आपको नहीं दिखाना चाह रहा, मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। अब क्योंकि ये सिस्टम अंडर डेवलपमेंट है और क्योंकि ये फुली डिप्लॉयड है मेरे सिस्टम में, तो इसलिए भाई थोड़ा सा स्लो है, सही है। चलें जी, हम इसको बोलते हैं रन द ऐप। अब देखो यार, ये रिपोजिटरी है मेरे पास, run.bat CMD फाइल है मेरे पास, ठीक है। मेरे पास HTML है, मेरे पास पाइथन का भी है, सब कुछ लाइसेंसेस भी हैं। क्या मैं यूजुअली डबल क्लिक करके जिस तरह चलाते हैं इसको उस तरह नहीं चला सकता? भाई बिल्कुल चला सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि मैंने कोडेक्स को कहा रन दिस ऐप, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, देखो लॉन्च इंस्ट्रक्शंस चेक की, मतलब रीडमी फाइल पढ़ रहा है वो, ये वाली फाइल। रिक्वायर्ड एग्जीक्यूटेबल्स आर इंस्टॉल्ड, ठीक है। देखो इसको एक कमांड मिली कि भाई ई ड्राइव में वीडियो लैंग्वेज मॉडल, टेक्स्ट टेक्नोलॉजी, स्मॉल वीडियो लैंग्वेज मॉडल, रियल टाइम मॉडल एक पड़ा हुआ है, वो रन करना है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एजेंट को अलाउ कर रहा हूँ कि आप ये काम कर लें। दिस इज़ ह्यूमन सुपरविजन, ठीक है। ऑटोनोमस एजेंट्स भी हैं, लेकिन अभी हम आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे ना, पहिया पहिया चलेंगे, अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे। अच्छा, आपके कमेंट्स देख रहा हूँ भाई, जब तक ये एजेंट, अच्छा चलें भाई, जब तक क्या एजेंट साहब कह रहे हैं कि फ्रंट एंड इन्होंने लाइव कर दिया, बैक एंड ये लाइव कर रहे हैं, एंड स्टिल लोडिंग। ये थोड़ा सा छोटा है यार, पता नहीं नज़र आएगा नहीं। 2.2B विजन मॉडल, बेटा 2.2 बिलियन पैरामीटर्स का विजन मॉडल लोड होने वाला है। इसे भी मैं अलाउ कर देता हूँ,
ठीक है, और FBR का हमने देख लिया है, इसे क्लोज कर देते हैं। भाई परेशान नहीं हो, एक वो इंग्लिश सिटकॉम है बिग बैंग थ्योरी, उसका विजुअल था वो, कोई और चीज़ नहीं है, ठीक है। अच्छा, मेरा वेबकैम ऑफ था तो ये मैंने वेबकैम ऑन कर दिया। अब आपको मेरे लैपटॉप की स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है ग्रीन बैकग्राउंड के साथ। सैफ, आपको आवाज नहीं आ रही? अच्छा चलें भाई, ठीक है। अब देखें बेटा, ये क्या है? ये है रियल टाइम विजुअल इंटेलिजेंस सिस्टम, कोडेड बाय योर्स ट्रूली, आपके भाई का कोड किया हुआ सिस्टम है ये। लाइव कैमरा फीड ले रहा है, मैं आपको दिख भी रहा हूँ वीडियो में भी और स्क्रीन पे भी कि मैं ही हूँ रियल टाइम में, ठीक है। मॉडल API लोकल होस्ट, क्योंकि मेरे सिस्टम पे ही होस्टेड है, और इसको इंटरवल में इसका कर देता हूँ 1 सेकेंड। अब ये क्या करेगा, देखो इससे पहले ना थोड़ा सा वीडियो की डेफिनेशन पे बात करते हैं। बेटा वीडियो होती है एक सीक्वेंस ऑफ इमेजेस, ठीक है, टुगेदर विद सिग्नल्स। सिग्नल क्या होते हैं? सिग्नल होता है ऑडियो, सही है। अब हम वीडियो जब कोई बनाते हैं, शूट करते हैं मोबाइल से या देखते हैं कोई भी फिल्म, तो साथ में देखो नाम के बाद क्या लिखा हुआ होता है? FPS। FPS मीन्स फ्रेम्स पर सेकंड, मतलब उस वीडियो में 1 सेकंड के अंदर उतनी तस्वीरें खींची हुई हैं, और उन तस्वीरों को मतलब 30 FPS का मतलब है 30 तस्वीरें 1 सेकंड में डिस्प्ले कर दी जाएंगी, ठीक है। और सिग्नल उसके साथ ऑडियो आएगी उसके साथ। ये डेफिनेशन, टेक्निकल डेफिनेशन है ये वीडियो की, भले आप नोट करना चाह रहे हो तो नोट कर लो। अब मैंने इसे कहा कि भाई 1 सेकंड में एक फोटो, मतलब 1 FPS की वीडियो में ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब अच्छा, इसको डिफ़ॉल्ट इंस्ट्रक्शन मैंने दी हुई है, व्हाट डू यू सी, तुम क्या देख रहे हो? कह देते हैं कि एक्सप्लेन इन अ बिट डिटेल्स, ये ऐड कर दिया मैंने। अब देखो स्टार्ट एनालिसिस का बटन दिख रहा है। स्टार्ट एनालिसिस का बटन जब मैं प्रेस करूँ ना, तो इधर आपको आउटपुट पे नज़र रखनी है भाई। अच्छा, थोड़ा सा मुझे एक्सक्यूज़ कर देना यार, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये मेरे सिस्टम पे रन हो रहा है, और 2.2 बिलियन वीडियो पैरामीटर्स जो होते हैं ना बेटा, वो बहुत बड़ा मॉडल होता है, तो थोड़ा सा टाइम इसमें लग जाएगा। थोड़ा सा मतलब ज़्यादा नहीं, हमारा ये मतलब डिमॉन्स्ट्रेशन में भी 3-4 मिनट की हो, तो 3-4 मिनट का अटेंशन स्पैन अपना रखना भाई। ये मैंने स्टार्ट किया एनालिसिस, ठीक है। अब देखो मैं देख रहा हूँ अपने लैपटॉप के कैमरा में, और मेरे पास आउटपुट आ रहा है मॉनिटरिंग स्टार्टेड, वेटिंग फॉर फर्स्ट मॉडल रिस्पॉन्स। अब ये क्या कर रहा है बैकएंड में, आपको इसकी थोड़ी सी वर्किंग बता देता हूँ। ये बेटा कर रहा है कि एक तस्वीर खींचेगा मेरी, वो तस्वीर मॉडल को देगा और मॉडल को कहेगा व्हाट डू यू सी, एक्सप्लेन इन अ बिट डिटेल। मॉडल एक आउटपुट देगा, ठीक है, वो आउटपुट यहाँ पे डिस्प्ले होगा, हो जाएगा, थोड़ा हौसला रखो, डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा देख लेते हैं पीछे कि क्या हो रहा है। ठीक है भाई, कोई एरर नहीं आया इधर अभी तक, इसका मतलब है कि सिस्टम हमारा चल रहा है। देखो VLM रेडी, VLM मतलब कि वीडियो लैंग्वेज मॉडल। और ये देखो, इन द इमेज अ मैन विद द बियर्ड इज प्रॉम्प्टली डिस्प्लेड, पोजीशन क्लोज टू द कैमरा, ऑक्यूपाइंग सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द फ्रेम। फ्रेम का मतलब होता है ये जिसमें तस्वीर आ रही है। इज वेयरिंग वाइट शर्ट, ठीक है, दैट इज अडॉर्न्ड विद अ रेड टाई, ओह थैंक यू, एडिंग अ टच ऑफ कंट्रास्ट हिज अटायर। और जो भी भाई ये बोल रहा है, ठीक है, सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है आप देख रहे हो, ठीक है। उसके बाद द मैन इज होल्डिंग ब्लैक डिवाइस इन हिज राइट हैंड, वो मे बी इसको डिस्प्ले नहीं हो रहा हो, पर मेरा ये शायद माइक वगैरह नज़र आ रहा होगा इसको, और हाथ भी मेरा क्योंकि यहीं पे रह रहा है तो इसलिए। एडिशनल कॉन्टेक्स्ट कोई नहीं है। अब देखो नेक्स्ट सेकंड में उसने क्या कहा, वही चीज़ आ गई ना, कन्वर्सेशन है, स्पीकिंग है, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन सजेस्ट कर रहे हैं कि इंगेज्ड है। अब मैं ऐसा करता हूँ, चश्मा उतार देता हूँ और विक्ट्री साइन बनाता हूँ, थोड़ा सा साइड पे हो गया ताकि विक्ट्री साइन नज़र भी आए,
अब मुझे इस तरह रहना पड़ेगा जब तक ये मॉडल रीड नहीं करता मुझे। तो सॉरी फॉर द ऑकवर्ड पोजीशन, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आने वाली है, आपको बताऊं। अरे वेट करो, आ जाएगा आ जाएगा। ठीक है, वेयरिंग ग्लासेस। अच्छा, अभी तक वेयरिंग ग्लासेस वाले फ्रेम पे ही है, अभी पिछले फ्रेम पे ही है। ठीक है, सीरियस एक्सप्रेशन है, होल्डिंग अ सेल फोन। ठीक है, अच्छा वो आपको इसलिए नहीं नज़र आ रहा होगा क्योंकि इसका साइज़, मतलब जितना कैमरा रीड कर रहा है उतना डिस्प्ले नहीं हो रहा है। एक्सप्लेनिंग और स्पीकिंग समथिंग, ये तो ठीक है भाई। ये वाला पोज ये कैप्चर करे ना, फिर इस पर बड़े मज़े का नरेशन आने वाला है। अरे भाई आगे चल यार, आगे चल, जल्दी जल्दी। अच्छा, एनालाइजिंग हो रहा है इधर कुछ, ठीक है, तो दोबारा वैसे ही हो जाते हैं। अच्छा, क्या बता रहे हैं? वेयरिंग रेड एडिंग, ये तो मेरी तारीफ ही कर रहा है। ये देखो, ही इज होल्डिंग थम्स अप इन द एयर, कॉमन जेस्चर। ठीक है, ग्रीन वॉल है, क्लासरूम सेटिंग है, ये वो, ठीक है। अब बेसिकली इसने देखो मेरी अपीयरेंस नोट की, एक्सप्रेशंस नोट किए, बॉडी लैंग्वेज नोट की। अब मैं इसको कर देता हूँ स्टॉप, सही है, और इसको बंद नहीं करते, कैमरे को, इस वाले को बंद कर देते हैं। इस कैमरे की अब ज़रूरत नहीं है। ये देखो भाई, एक एक्सेल शीट आ गई, पहले नहीं थी ना। टाइम देख लो कितने पे, 7:59 पे क्रिएट हुई है, मतलब जो अभी अभी क्रिएट हुई है। इसको खोलते हैं, इसमें ज़्यादा रिकॉर्ड होगा। हमारे पास तो 3 प्रॉम्प्ट्स आई हैं ना, इसमें मे भी 5-6 रीड हो गई हूँ इतनी देर में। तो इसको टेबल कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा सही हो जाए। ये देखो भाई, अब क्या है हमारे पास, टाइम आ रहा है बेटा। इस टाइम पे क्या नोट किया मॉडल ने, वो आ रहा है, ठीक है। अरे थैंक यू मंसूर असलम साहब, थैंक यू। फिर देखो दोबारा टाइम स्टैम्प आ रहा है। अब टाइम स्टैम्प की एक्यूरेसी देखो, HH, MM, SS, फिर मिली सेकेंड्स, ठीक है। ये देखो, हाँ भाई डिस्प्ले हो रहा है ये आपके सामने डॉक्यूमेंट। ऑनलाइन प्लीज कंफर्म कीजिएगा। चलो बेस्ट है भाई, डिस्प्ले हो रहा है। तो फिर मैं ऐसा करता हूँ कि एजेंट को कहता हूँ कि स्टॉप द ऐप ब्रो। अच्छा यार देखो, ये काम ना पहले हम खुद करते थे, इधर क्लिक किया उधर क्लिक किया और वो कमांड प्रॉम्प्ट खोला और उसको कमांड दिया, ठीक है। आधी कमांड बोल भी जाते थे फिर। लेकिन एजेंट्स के आने से ना ये आसानी हो गई कि अब बोल देते हैं, जो फ्रंट एंड बैक एंड जो भी है भाई वो एजेंट जाने, ठीक है। चलो, बोथ फ्रंट एंड और बैक एंड जो है वो इसने क्लोज कर दिया। मतलब ये वाले जो पोर्ट थे, ये पोर्ट भी दोनों क्लोज हो गए, प्रोसेसेस भी क्लोज हो गए। तो इसको हम कर देते हैं बंद, ठीक है। अरे नहीं नहीं यार, बंद नहीं करना था इसको, ये थोड़ी सी गलती कर दी भाई हमने, क्योंकि उसी में तो दिखाने वाली चीज़ थी। चलो कोई बात नहीं, दोबारा रन करते हैं रेपो को। लेकिन मुझे एक चीज़ बताओ, अभी थोड़ा सा हम जब तक ये दोबारा लोड होता है एक बात करते हैं यार। अगर मैं एक इंडिविजुअल कोडर ये चीज़ कोड कर सकता हूँ, ठीक है, जो देखो रियल टाइम इंफॉर्मेशन कैप्चर की है और कितनी ज़बरदस्त क्वालिटी के साथ। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ बेटा, ये जो मॉडल था ना, ये फाइन ट्यून नहीं हुआ। इस मॉडल को जो डिफ़ॉल्ट ट्रेनिंग हुई थी ना,
वही है इसकी। अगर मैं इस मॉडल को सिखा दूं कि मेरा नाम हसन अबसार है, तो ये मॉडल ये बताने लग जाएगा कि हसन अबसार ने ये अटायर लिया हुआ है, ये गेटअप है इसका, ठीक है, ये जाग रहा है, ये बोल रहा है, बॉडी लैंग्वेज क्या है इसकी। अब मुझे एक चीज़ बताओ, हम टेक्नोलॉजी देखो, अभी ये जो हमने बातें की है ना, ये जो डिमॉन्स्ट्रेशन हो रही है, ये कोर टेक्नोलॉजी की डिमॉन्स्ट्रेशन थी। अब आते हैं इसकी टैक्स एप्लीकेशन की तरफ, ठीक है। टैक्स एप्लीकेशन इसकी क्या है? अगर ये रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम किसी फैक्ट्री के वेयरहाउस पे लगा हुआ हो, तो बेटा पता चलेगा कि कितने बॉक्सेस ऑफ प्रोडक्ट्स वेयरहाउस के अंदर गए हैं प्रोडक्शन फ्लोर से, और कितने बॉक्सेस ऑफ प्रोडक्ट वेयरहाउस से निकल के व्हीकल में लोड हुए हैं और वो व्हीकल फैक्ट्री फ्लोर से बाहर गई है। बताओ पता चलेगा नहीं पता चलेगा? हाँ भाई, पता चलेगा। तो इसका मतलब है कि देखो, सिर्फ इस वीडियो से फैक्ट्री में ऑफिसर डिप्यूट किए बगैर, ठीक है, फैक्ट्री में एफबीआर का ऑफिशियल डिप्यूट किए बगैर सिर्फ वीडियो से ये पता चल जाएगा कि प्रोडक्शन कितनी हो रही है, सेल्स कितनी हो रही है, ठीक है। जब सेल्स मिल गई मुझे, तो अब मुझे बताओ सेल्स टैक्स का एस्टिमेट लगाना मेरे लिए मुश्किल रह गया? अगर मुझे क्वांटिटी पता चल जाए यार कि इतने बॉक्सेस फैक्ट्री से बाहर गए हैं लोड होके, ठीक है, तो यार उनमें से कितने गिफ्ट होंगे, कितने वेस्टेज होंगे? 98% तो प्योर सेल्स होंगी ना भाई, ठीक है। तो अगर मुझे सेल्स क्वांटिटी मिल गई, प्राइस निकालना तो मुश्किल ही नहीं है भाई, उस पर प्राइस, रिटेल प्राइस तो छपी हुई होती है, सेल्स टैक्स छपा हुआ होता है हर बॉक्स पे। तो एफबीआर सेल्स टैक्स कितना रियलिस्टिकली एस्टिमेट कर सकता है? देखो, हाँ भाई, ये बात समझ में आ रही है? और डीप टेक्नोलॉजी का डीप टैक्स के साथ मैरिज भी समझ में आ रहा है? नो सर, है असरार, नहीं समझ में आया आपको? यार ये टेक्स्ट मैंने कॉपी करना था, बस ये चीज़ रह गई थी। ये टेक्स्ट आपको दिखाना है कि ये क्या है, फिर हम कंटिन्यू करेंगे अपनी प्रेजेंटेशन के साथ ही। ये देखो, ये मैंने उसी सिस्टम से कॉपी किया है, वो जो हमारा वेब पेज खुला हुआ था ना, ये वाला टेक्स्ट है। अगर आपको डिस्प्ले हो रहा है, आप अपनी स्क्रीन से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कम छोटा लिखा हुआ आ रहा होगा, इसलिए मैंने इसको वर्ड पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया। बाय दिस रियल टाइम VIS enables FBR टू कंटिन्यूसली मॉनिटर एक्चुअल प्रोडक्शन एक्टिविटी, ठीक है, एंड रिकंसाइल इट विद डिक्लेयर्ड सेल्स, इन्वेंट्री मूवमेंट एंड टैक्स फाइलिंग्स। Since production ultimately translates into taxable sales, accurate production visibility provides an early and reliable indicator of potential sales tax estimates. यही बात कर रहे थे ना अभी हम, ठीक है। एंड सब्सिक्वेंटली टैक्सेबल इनकम फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस। अब अगर हमें ये पता है कि भाई इतनी मैन्युफैक्चरिंग हुई है और उसमें से इतने आइटम्स फैक्ट्री से सेल हुए हैं, तो फिर तो हमें सिर्फ कॉस्ट ही लेनी है ना, और एक्सपेंडिचर्स, तो हमें इनकम टैक्स भी पता चल जाएगा उस कॉरपोरेशन का, उस फैक्ट्री का, ठीक है। तो अब देखो क्या क्या हो सकता है। अंडर डिक्लेयर्ड प्रोडक्शन, एबनॉर्मल प्रोडक्शन टू सेल्स रेशो, डिस्क्रिपेंसीज इन रिपोर्टेड आउटपुट, और इस तरह की तमाम चीज़ें, अंडर रिपोर्टिंग, सप्रेशन, ये सब चीज़ें रियल टाइम में मॉनिटर हो सकेंगी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ यार, एक फैक्ट्री है जो 24/7 ऑपरेट होती है, ठीक है, लेकिन यार क्या एफबीआर का ऑफिशियल 24/7 ऑपरेट होता है? नहीं होता। तो अब एफबीआर थ्रू टेक्नोलॉजी 24/7 राउंड द क्लॉक काम कर रहा होगा, ठीक है। बल्कि राउंड द क्लॉक को भी थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं कि राउंड द क्लॉक थ्रू आउट द कैलेंडर। ईद की छुट्टियां ऑफिसर की होंगी, मॉडल की नहीं होंगी भाई, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा वो सवाल पैदा होता है
जिसका आंसर ये कोर्स है टैक्स टेक्नोलॉजी का। सवाल ये है कि अगर मेरा रेगुलेटर इतना एडवांस प्ले करना चाह रहा है तो क्या एज अ कंसल्टेंट मुझे एडवांस नहीं होना चाहिए? ठीक है, एक ना वो एवोल्यूशन साइंटिस्ट थे तो वो बायोलॉजी की किताबों में रेफर होते हैं, वरना वो बायोलॉजिस्ट में भी थे या नहीं थे, एवोल्यूशनिस्ट थे। चार्ल्स डार्विन नाम था उनका। उन्होंने बात की हुई है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पे, और मुझे उनकी बातों में सबसे ज़्यादा पसंद ये बात आती है। तो उनकी थ्योरी बायोलॉजी में इस तरह प्रेजेंट होती है कि वो मसल्स जो हम यूज़ नहीं करते वो अल्टीमेटली श्रिंक होते होते ख़त्म हो जाते हैं। और बायोलॉजिकली जिराफ और हॉर्स ये क्योंकि सेम ट्री में आते हैं, तो वो कहते हैं कि हॉर्स ने अपनी नेक यूज़ नहीं की और जिराफ जो था वो दरख्तों के ऊपर के पत्ते खाता था, तो उसकी नेक स्ट्रेच हो गई और घोड़े की ख़त्म हो गई। और फिर जो साइंटिफिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है कि जी हम बंदर से, चिंपैंजी से और उस तरह करके ह्यूमन फॉर्म में आए हैं, तो हमने अपनी टेल यूज़ नहीं की इसलिए वो ख़त्म हो गई। तो भाई अब ये बात याद रख लो कि मॉडर्न एवोल्यूशन जो है ना वो टेक्नोलॉजी है। वो कंसल्टेंट जो टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट नहीं करेगा, टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करेगा, वो मार्केट से ऐसे वाइप आउट हो जाएगा जैसे कि जिराफ की गर्दन छोटी होगी और वो घोड़े में इवॉल्व हो जाए। समझ रहे हो? तो जितना अहम लेजिस्लेटिव नॉलेज, टैक्सेशन, टैक्स लॉ ये हो गया, जितना अहम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गए, जितना अहम डोमेन इंडस्ट्री नॉलेज हो गया, तो बेटा उतना ही अहम अब एक चौथा पिलर है टैक्स टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी भी उतनी ही अहम हो गई। ठीक है, यहाँ तक हम क्लियर हैं? कोई चीज़ आपको जो यहाँ तक समझ में नहीं आई हो तो मुझे बता दो, क्योंकि अब मैं दोबारा प्रेजेंटेशन पे जाने लगा हूँ, चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा टेक्निकल हो जाएंगी, तो इसलिए थोड़ा बेसिक्स पता होना ज़रूरी है। यह टोटल 3 लोगों को समझ में आ रहा है, 18 लोगों को क्या मतलब 18 लोगों को मतलब वो बात नहीं कर रहे या उनको समझ में नहीं आ रहा? मुझे ट्रू पिक्चर बताओ भाई। आपको सब क्लियर है? थोड़ा स्पीड चेंज करें या थोड़ा मेथड चेंज करें, किस तरह सही चल रहा है? मतलब सब समझ में आ रहा है या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा? चलिए ठीक है, बेहतरीन। जो समझ में नहीं आया पूछ लीजिएगा। चलें, बेस्ट है भाई, ठीक है। अच्छा, फिर देखो पावरफुल एनफोर्समेंट ये ऑब्जेक्टिव है, और अचीविंग क्या आउटकम हम चाहते हैं? हम चाहते हैं कि भाई टैक्स की चोरी 0 रुपीज़ हो जाए। ठीक है, एक इकोनॉमी में एक टाइम पीरियड में टैक्स की चोरी 0 रुपीज़ हो जाए, ये अल्टीमेट आउटकम है टेक्नोलॉजी का। तो बैक टू द पावर पॉइंट। अच्छा, अब एफबीआर का टारगेट हाईलाइट हुआ है, वो हमने देखा, जियो न्यूज़ की जो रिपोर्ट थी उसमें भी सुना था हमने। लेकिन देखो, एफबीआर अकेला इदारा नहीं है जो ये काम कर रहा है। ये अटेम्प्ट्स दुनिया में पहले भी हुई हैं और बहुत कामयाब हुई हैं। सिंगापुर की और स्वीडन की मिसाल आपके सामने डिस्प्ले हुई है। इन्होंने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स डिप्लॉय किए हैं, जनरेटिव एआई डिप्लॉय किया है। अच्छा, जनरेटिव एआई क्या है ये थोड़ा सा, अच्छा देखो यार, हो सकता है आपको लगे कि मैं कुछ टर्म्स पे ना बिल्कुल बच्चों की तरह बात कर रहा हूँ। वो इसलिए कि हमारी भाई हाइब्रिड ऑडियंस है। यूज़र्स तो सब हैं एआई के, लेकिन टेक्निकल टर्म्स से शायद सब वाकिफ़ ना हों, तो इसलिए मैं बिल्कुल मतलब पहिया चल रहा हूँ। जनरेटिव एआई वो सिंपल वो टेक्नोलॉजी है जो हमारे इनपुट की बेस पे कुछ नया जनरेट करके हमें दे दे। ठीक है, अब देखो, जो मैंने डिमॉन्स्ट्रेशन की थी आपको विजन लैंग्वेज मॉडल की, उसमें क्या मॉडल को इनपुट किया जा रहा था? एक लाइन ऑफ टेक्स्ट कि व्हाट डू यू सी, एक्सप्लेन इन अ बिट डिटेल, और दूसरा इनपुट क्या था? पिक्सेल्स। ठीक है, तो अब देखो, दो अलग अलग तरह के डेटा की बेस पे
मॉडल ने हमें आउटपुट दिया। वो आउटपुट क्या था? टेक्स्ट, है ना। तो वो टेक्स्ट कहाँ से लिया उसने? वो टेक्स्ट उसने जनरेट किया ना उस इंटेलिजेंस की बेस पे जो उसने ट्रेनिंग में डेवलप की थी कि एक बंदा अगर इस तरह बैठा हो तो उसको कहते हैं थम्स अप, ठीक है। अब एक बंदा, क्योंकि उसकी हमने ट्रेनिंग में आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन नहीं की, उसको पर्सन का नहीं बताया कि वो एक बंदा हसन अब्सार है, इसलिए वो प्रोनाउन बेसिस पे काम कर रहा है कि हसन अब्सार। वरना अगर ये किसी फैक्ट्री में प्रॉपरली डिप्लॉय हो ना तो वो नाम लेके बताए कि भाई हसन अब्सार साहब इतनी देर सीट से गायब रहे, ठीक है। तो ये जनरेटिव एआई होता है भाई। एलएलएम क्या होता है? एलएलएम होता है बेटा लार्ज लैंग्वेज मॉडल। अब लैंग्वेज मॉडल तक तो ठीक है, लार्ज का क्या मतलब है? अच्छा, लार्ज होता है उसका कॉन्टेक्स्ट विंडो, सही है भाई। कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट विंडो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, कॉन्टेक्स्ट विंडो होता है कि एआई से हम बात कर रहे हैं, चैट जीपीटी को फिलहाल जहन में रखो। तो चैट जीपीटी बात करते 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 कितने टाइम के बाद पहले वाली बात भूल जाएगा, ठीक है। देखो, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है बेसिकली? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेटा मिमिक्री है ह्यूमन ब्रेन की, ठीक है। वो मॉडल जो है वो हमारे ब्रेन की तरह बिहेव कर रहा होता है, वो मिमिक्री कर रहा होता है हमारे न्यूरॉन्स की। तो यार कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम भी बात करते करते ये कहते हैं कि यार मैं क्या बोल रहा था बताना, ठीक है। एक लम्हे के लिए हमारा थोड़ा ब्रेन फॉग हो जाती है ना, लेकिन एआई में ऐसा नहीं होता, क्योंकि कंप्यूटेशन, स्टोरेज, प्रोसेसिंग हमारे पास लिमिटेड होती है। तो वो सिर्फ रीसेंट चीज़ें रखता है। रीसेंसी इफेक्ट होता है ना एक, कि आज का मौसम कैसा होगा, गुजरे हुए कल के मौसम की तरह या गुजरे हुए 40वें 50वें दिन की तरह, गुजरे हुए कल की तरह ना। जिस तरह टाइम आगे जाता जा रहा है तो मौसम पुराने मौसम को भूलता जा रहा है। ऐसा है नहीं है? आज का मौसम कल की मौसम की तरह है या 50 दिन पहले के मौसम की तरह है? कल के मौसम की तरह ऑफ कोर्स। तो ये कॉन्टेक्स्ट विंडो होता है कि हम कितना आगे जाके पीछे की चीज़ भूलना शुरू करेंगे। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के कॉन्टेक्स्ट अब जो है ना वो बेटा लाखों लफ्ज़ों के कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि कुछ अच्छे बड़े मॉडल्स जो है ना उनके कॉन्टेक्स्ट मिलियंस ऑफ टोकन्स के हैं। मिलियंस ऑफ टोकन्स का मतलब ये है, देखो एक टोकन में एक से ज़्यादा लफ्ज़ होते हैं रफली, नहीं एक से ज़्यादा नहीं, 3 टोकन में 2 लफ्ज़ होते हैं, बस ये समझ लो। 3 टोकन्स में 2 लफ्ज़ होते हैं। तो इसका मतलब है कि 1 मिलियन टोकन का मतलब हो गया कितने लफ्ज़? 6,66,666 लफ्ज़, ठीक है। फॉर द टाइम बिंग हम कैलकुलेटर खोलते हैं और अच्छा नम लोग है भाई, 1 मिलियन इंटू 0.66, ठीक है। 6,60,000 लफ्ज़ हम रखते हैं सेफ साइड। एक पेज पे A4 पेज हो, एरियल में लिखा हुआ टेक्स्ट हो और फॉन्ट साइज 11.5 हो, तो तकरीबन 350 से 400 लफ्ज़ आते हैं, ठीक है। हम इसको 375 कर लेते हैं। 1760 पेजेस की अगर बुक आप अपलोड करें ना तो वो मॉडल उस बुक को एक दफ़ा में रीड कर लेगा बेटा, ठीक है। अब ज़्यादा मतलब जल्दबाजी नहीं हो, समझो इस बात को पहले। अगर मैं 1760 सफ़ों की किताब अपलोड कर दूंगा तो भाई कॉन्टेक्स्ट विंडो तो पूरा हो गया ना। अब मैं चैट कैसे करूँगा? अब मैं उससे जब बात करूँगा कोई भी तो वो तो किताब पढ़ते ही भूल भी चुका होगा, सही है। तो हम कभी भी ज़्यादा बड़ा डॉक्यूमेंट, ज़्यादा भी डेंस पिक्सल्स वाली फ़ोटो अपलोड नहीं करते, ठीक है। हम मे बी 176 पेजेस अपलोड करते हूँ। क्यों? क्योंकि फिर उन 176 पेजेस के बारे में बात भी तो करनी है ना। जो वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल मुझे बताएगा
तो 176 पेजेस का ही कंटेंट दोबारा भी तो रिपीट होगा, और मैं उससे जो सवाल पूछूंगा वो भी तो एडिशनल वर्ड्स हैं, तो जो एडिशनल इनपुट है और जो उसका आउटपुट है वो भी तो टोकन कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो ये जो लार्ज कॉन्टेक्स्ट विंडो वाले मॉडल्स हैं, लैंग्वेज मॉडल्स, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कहलाते हैं। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताओ यार, अगर एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो बेटा एक वक्त में 250-300 सफ़े पढ़ सकता है, तो भाई आपकी टैक्स रिटर्न जितनी भी बड़ी हो, जितनी भी कॉम्प्लेक्स हो, वो मॉडल तो फ़ौरन उसको एनालाइज करेगा और आउटपुट देगा कि भाई ये डिस्क्रिपेंसी मिल गई है मुझे, आ जाओ। ठीक है, अब देखो पहले ना हम बात कर रहे हैं रेगुलेटर की साइड से कि ये हो रहा है, ये टेक्नोलॉजी आ रही है, रेगुलेटर ये करना चाह रहा है, और कंसल्टेंट की साइड का मैं आपको सिर्फ टीज़र दे रहा हूँ कि कंसल्टेंट को भी अभी टेक प्रो होना चाहिए, होना होगा। ठीक है, उसको टेक से भी होना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी। जो कंसल्टेंट के साइड की चीज़ें हैं ना वो भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि एआई पूरा का पूरा सिर्फ एफबीआर को फोकस किए हुए। भाई एआई का मैं आपको चलो एक बिल्कुल मतलब लेमैन वाली मिसाल देता हूँ। एआई का काम है नट टाइट करना, एआई है पाना, जो हाथ में ले लेगा ना वो नट टाइट कर सकेगा। ठीक है, तो एआई इज़ अ टूल। अगर एफबीआर डिप्लॉय करेगा तो लाजमी बात है कि वो पैरामीटर्स को रेगुलेटर की तरह टैक्स लेने वाले साइड से सेट करेगा। ठीक है, और एक कंसल्टेंट अगर डिप्लॉय करेगा तो वो टैक्स बचाने वाली इंटरप्रिटेशन पे फाइन ट्यून करेगा। ठीक है, तो हम उस साइड पे भी आएंगे, लेकिन हम क्यों पढ़ रहे हैं टैक्स टेक्नोलॉजी और हम कंसल्टेंट वाली साइड पे आएंगे क्यों, उस सवाल का आंसर ये है कि रेगुलेटर क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो हम उस पर बात कर रहे हैं। अच्छा भाई, ये है देखो टैलेंट क्राइसिस। टैलेंट क्राइसिस वही बात जो हमने पहले कर ली कि एफबीआर तो मॉडल्स डिप्लॉय कर रहा है, एफबीआर की मशीन सीख रही है। ठीक है, पर टैक्स पेयर का कंसल्टेंट जो है ना वो नहीं सीख रहा, तो एक गैप क्रिएट हो रहा है, और इस गैप से फ़ायदा किसको होगा? लाजमी बात है रेगुलेटर को होगा ना। अच्छा यार, मैं देखो बार बार कह रहा हूँ एफबीआर, तो लाजमी नहीं है कि एफबीआर ही हो। ठीक है भाई, माइक की तो बैटरी फुल चार्ज है और इस पर इंडिकेटर्स भी चल रहे हैं, स्क्रीन पे भी इंडिकेटर्स आ रहे हैं। आवाज़ पता नहीं क्यों स्लो आ रही है भाई, इसका फ़िलहाल मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है भाई, तो चलें, बेस्ट है भाई। तो देखो एक टैलेंट गैप जो क्रिएट हो रहा है। अच्छा एक चीज़ देखो, ख़तरनाक बात करने लगा हूँ मैं कि बेटा आज है ये टैलेंट क्राइसिस, आज है ये टैलेंट गैप। ठीक है, कल को ना ये बन जाएगी कंसल्टेंट की इनकम्पिटेंस, कि कंसल्टेंट कम्पिटेंट नहीं है। तो मुझे बताओ कि मिलियंस और इन सम केसेस बिलियंस ऑफ रुपीस का टैक्स कोई भी बंदा इनकम्पिटेंट कंसल्टेंट के हैंड ओवर करेगा? कभी भी नहीं करेगा भाई। ठीक है, तो न्यू स्किल्स कंसल्टेंट को सीखनी पड़ेंगी, और ये चीज़ कोई थ्रेट नहीं है। देखो एक चीज़ इस क्लास में तो नहीं, आज मेरा पहला इंटरेक्शन है, पता नहीं कैसा होता है, लेकिन दूसरी क्लासेस में जो एक फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस आते हैं वो ये आते हैं कि टेक्नोलॉजी को एज अ थ्रेट समझा जाता है। ठीक है, जैसे अब वो वीडियो वाली डिमॉन्स्ट्रेशन हमने देखी थी, ये इतना प्रैक्टिकल सिस्टम है, एफबीआर का नहीं है, यूँ समझो किसी का भी नहीं है। अभी ये कोड हो रहा है, मैंने बहुत अर्ली स्टेजेस में आपको दिखा दिया ये सिस्टम, वरना इसका तो ऐसा ज़बरदस्त आउटपुट है, इसका जो मैप ऐसा ज़बरदस्त है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो अब अगर ये सिस्टम कहीं पे डिप्लॉय हो जाए और पता चले कि भाई हसन अब्सार साहब अपनी सीट पे आराम फरमा रहे हैं, ठीक है, तो अगले दिन जो भी एचआर डिपार्टमेंट है वो मेरे से एक्सप्लेनेशन तो लेगा कि भाई दफ्तर में सो रहे हो, वजाहत करना भी पसंद फरमाओ। तो मैं क्या बोलूँगा, मैं कहूँगा कि यार सिस्टम ने गड़वा दिया मुझे, ये नया सिस्टम जो आया है ना इसने फंसवा दिया भाई, ये फंसवाने वाला सिस्टम है। लेकिन ऑन द अदर हैंड यार दफ्तर में क्या मेरा काम सोना है भाई? नहीं, दफ्तर में मेरा काम है कि जो काम मुझे दिया जाए वो करना। ठीक है, तो वो सिस्टम मेरे अगेंस्ट नहीं है, बल्कि वो सिस्टम मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो सिस्टम मुझे
हर सेकंड पे रीड कर रहा है। हमने वो ऐप स्टॉप नहीं की थी ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो 100 मिली सेकेंड्स, मतलब 1 सेकंड में 10 तस्वीरें अगर, और ये तो मैंने अपने सिस्टम के हिसाब से कोड किया हुआ है, ठीक है, वरना पर मिली सेकेंड भी हो जाएगा भाई तस्वीर, कोई मसला नहीं है। तो मुझे बताओ कि अगर 1 सेकंड में मेरी 4 तस्वीरें खींच रहा है सिस्टम, तो यार मेरे लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मैं काम करके दिखाऊं। सिस्टम हर जो पॉपुलेट हो रही है एक्सेल में लाइन मेरे अगेंस्ट से मुराद मेरे मुखालिफ नहीं, मेरे नाम के साथ, उसमें ये लिखा हुआ है कि असरफ साहब काम कर रहा है, ये प्रोडक्टिविटी स्क्रीन पे ये चल रहा था, खुद की बॉडी लैंग्वेज ये थी, टाइपिंग स्पीड ये थी, ठीक है। तो फिर बताओ कि यार एक चीज़ जिसको मैं एज अ थ्रेट परसीव कर रहा था, वो चीज़ तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है कि नहीं। तो इसी तरह टैक्स कंसल्टेंट जो है, अब देखो वही हम बैक टू द बेसिक कि यार एक बंदा एक चीज़ का माहिर होता है ना। मैंने बात की कि शायद मैं अकाउंटिंग में उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ जितना मैं टैक्स में हूँ, और शायद मैं टैक्स में भी उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ जितना मैं टेक्नोलॉजी में हूँ। तो यार ऐसा करते हैं, एक मैं टेक्नोलॉजी का, एक कोई टैक्स का, एक कोई अकाउंटिंग का, एक कोई किसी चीज़ का, 20 लोग मिलके एक 20 डोमेन्स का एक्सपर्ट सिस्टम अगर बना लें तो वो सिस्टम बेटा 24/7 चलेगा। उस सिस्टम को खाना भी नहीं चाहिए, नींद भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, और वो एक्सीलेंट आउटपुट दे देगा, ठीक है। तो अब ये काम करने पड़ेंगे टैक्स कंसल्टेंट्स को भी। एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की, मेरे ख्याल में कोई भी जजमेंट चलो समझ लो कि 35-40 पेजेस की अच्छी बड़ी जजमेंट हो, उसको पढ़ना, उसमें से अपनी मर्जी के मतलब निकालना, फेवरेबल सेंटेंसेस निकालना ऑपरेटिव पार्ट्स में से, ठीक है, कितना बड़ा काम होता था यार। डिप्लॉय कितना % हो गया? नहीं भाई, ये डिप्लॉयमेंट स्टेज पे है ही नहीं अभी तो ये कोड हो रहा है बेटा, अभी तो ये बहुत रॉ फॉर्म में है, ठीक है, बहुत रॉ फॉर्म में ये अभी इस पर काम होगा ठीक ठाक। तो अच्छा, तो बात हो रही थी हमारी कि देखो अब अगर कंसल्टेंट वो चीज़ सीखता है, टैक्स तो सीखा हुआ है ना, अकाउंटिंग भी सीखा हुआ है, सही है, इंडस्ट्री का भी नॉलेज उसको है, लेकिन अगर मुझे बताओ कि तुम्हारे क्लाइंट ने सेपरेशन की हुई है सेल्स की, सही है, और एफबीआर के पास जो डेटा है, उसने एफबीआर ने ये वाला मॉडल डिप्लॉय किया हुआ था जो डिस्प्ले हुआ, तो एफबीआर तो मतलब बुरी तरह रोल देगा कंसल्टेंट को भाई। अच्छा, अब देखो कुछ चीज़ें ना जेन्युइनली एफबीआर को फेवर करेंगी, ठीक है, और अच्छा ऐसा करते हैं कि वो जैसे किसी भी कानून का सेक्शन 2 होता है ना, डेफिनेशंस होती हैं, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ एफबीआर, लेकिन एफबीआर मीन्स टैक्स रेगुलेटर, ठीक है, भले वो सिंध रेवेन्यू बोर्ड हो, केपी रेवेन्यू अथॉरिटी हो, बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी हो, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी हो, या एफबीआर इटसेल्फ हो, ठीक है। एफबीआर की इधर इस कॉन्टेक्स्ट में डेफिनेशन है रेवेन्यू अथॉरिटी, ठीक है, टैक्स रेगुलेटर। तो भाई बात ये थी कि अब कंसल्टेंट को भी ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। वो 40 पेजेस वाली जो जजमेंट है, जिसको पूरा दिन पढ़ते थे, सेक्शंस के साथ मैप करते थे, रेफरेंसेस निकालते थे, फिर उस जजमेंट में एक और जजमेंट कोट हुई हुई है, उसको निकाला, फिर वो जो एक और जजमेंट थी उसमें 3 कोई और जजमेंट्स कोट हुई हुई है, वो 3 जजमेंट जिस दौर की है ना, उस दौर में कानून ही कुछ और था, ठीक है। तो अब देखो जो हमारी ये फिस्कल लॉज हैं, इनमें एनुअल अमेंडमेंट्स तो आती हैं, ठीक है, और हमारे जो यूजुअली हम देखते हैं कि कोर्ट्स जजमेंट पास करते हैं तो जल्दी भी हो जाती हैं और देर भी हो जाती है भाई, ठीक है। तो जितनी देर हुई है, क्या वो पीस ऑफ लॉ आज रेलेवेंट है कि नहीं है? मे बी अमेंड ही हो गया हो जजमेंट आने तक, तो क्या वो जजमेंट फ्यूचर केसेस में रेलेवेंट रहेगी नहीं रहेगी? ये इतनी सारी चीज़ें याद करने के बजाय अगर ये सारी चीज़ें, जितने डॉक्यूमेंट्स का मैं नाम ले रहा हूँ यार, सारे मैं उठा के दे देता हूँ चैट जीपीटी को, और मैं बोलता हूँ कि भाई नॉलेज ग्राफ बना के दे दो मुझे, तो चैट जीपीटी मुझे एक इतना बेहतरीन ग्राफ बना के दे देगा। और वो ग्राफ ऐसा नहीं होगा जो हम देखते हैं बार चार्ट वगैरह, इसमें कहीं पे शायद आ भी रहा हूँ, ऐसा मतलब गंदा सा चार्ट नहीं होगा भाई, वो होगा मल्टी डायमेंशनल चार्ट। उसको मैं घुमा के देख सकता हूँ कि अच्छा एक कीवर्ड लिखा हुआ है कुछ भी, ठीक है, उस पर क्लिक किया तो पता चल गया ये फलां जजमेंट में कोड हुआ है, फलां जजमेंट में किस जगह पे कोड हुआ है, वो पैरा किस सेक्शन से रिलेटेड है, वो सेक्शन आज अप्लाई होता है या नहीं होता है, ठीक है। और फिर उसकी इंटरप्रिटेशन
किसी और कोर्ट ने कुछ और तो नहीं ली हुई, वो वाली जजमेंट, उस जजमेंट में कोई और चीज़ कोर्ट हुई हो, वो जजमेंट जिस दौर की है उस दौर में लॉ क्या था, ठीक है, उस लॉ की कोई और इंटरप्रिटेशन, किसी और प्रोविंस में ये केस हुआ हुआ है नहीं हुआ हुआ, इस तरह की चीज़ें। तो लॉ में जितना आगे असरार आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता आएंगे, पहिया पहिया चलो, भागो नहीं एकदम, ठीक है। तो यार देखो, टूल्स सारे अच्छे होते हैं, आपको यूज़ करना आना चाहिए। तो अब देखो, जितना ये एग्जाम्पल हमने कॉम्प्लेक्स कर ली, रियल वर्ल्ड टैक्स प्रॉब्लम्स बेटा इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं, ठीक है। और फिर देखो एक और बात कि मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन जो हमारे मुल्क में जो वो तस्बीह सिस्टम है, अब एआई मॉडल तो यार तस्बीह थोड़ी पकड़ेगा, क्या ख्याल है, क्या एआई मॉडल तस्बीह पकड़ लेगा? जल्दी जल्दी बताओ, यस और नो। हाँ, और इधर तस्बीह की भी एक डेफिनेशन है, अगर आप कॉन्टेक्स्ट समझ रहे हो तो। नहीं तो ठीक है, तो इसका मतलब है कि पहले जो इनकम्पिटेंट कंसल्टेंट्स चल जाते थे, मे भी अब ना चल सके, ठीक है बेटा। तो टैलेंट क्राइसिस हमने देखा, ठीक है। और अच्छा, आप देखो एक ग्लोबल कितना अच्छा फिगर आ रहा है हमारे पास, सर्ज इन लेबर कॉस्ट फॉर सीनियर टैक्स एडवाइजर्स। एक मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको कि मुझे ये जो मैंने रिसर्च आपको बताई कि फ़लाँ जजमेंट के फ़लाँ पैरा में कोई और जजमेंट कोर्ट हुई हुई है, वो जजमेंट को ढूंढा, उस दौर में कानून ही कुछ और था, आज अप्लाई नहीं होता, ठीक है, किसी और सूबे ने कोई और इंटरप्रिटेशन की हुई है, किसी और हाई कोर्ट ने, लेकिन मुझे अपनी पसंद की इंटरप्रिटेशन एक मिली इंडिया के कानून की, उसको लाना सही है। ये सारी चीज़ें, एक मिसाल दे रहा हूँ कि मेरे लिए 5 लोग बैठ के करते थे। अब एआई आ गया है, तो क्या मुझे 5 लोगों की ज़रूरत है? नहीं, ठीक है। तो वो जो 5 लोगों को मेरा मॉडल रिप्लेस कर रहा है, हैकर के सर, अरे नहीं नहीं भाई, साइबर सिक्योरिटी भी आएगी, ये चीज़ याद रखना, साइबर सिक्योरिटी तो मस्ट है अभी। अच्छा, तो अब देखो, वो जो मेरे अलावा जो 5 लोग काम कर रहे थे, उनमें से अगर मैं 4 को इजाज़त दे देता हूँ कि बेटा मैं ये लगा रहा हूँ मॉडल और इससे आपका काम जो है वो ऑटोमेट हो जाएगा, तो आप मेरी इस बात को 1 महीने का नोटिस समझें और आप 21 सितंबर को तशरीफ़ नहीं लाइएगा, ठीक है भाई। तो उसकी मुलाजमत ख़त्म हो गई। यार देखो, ये बात बिल्कुल ठीक है कि इससे जॉब्स किल होंगी, लेकिन यार देखो, टैक्स लॉ पे मॉडल ट्रेन करने वाले, ये वैकेंसीज क्रिएट होंगी नहीं होंगी? क्या ख्याल है? और यार टैक्स लॉ तो हर साल चेंज होता है ना, मिनी बजट्स भी आ जाते हैं साल के बीच में भाई। तो डेटा सेट बनाना, ट्रेनिंग किस बेस पे करोगे? डेटा की बेस पे ना। डेटा इंजीनियर्स की वैकेंसीज क्रिएट होंगी नहीं होंगी? और फिर मुझे एक चीज़ बताओ, मैंने आपको वो जो रिपोजिटरी दिखाई थी, वो तो रॉ फॉर्म थी ना कोड की, मैंने लिखा चला दे जानी, उसने चला दिया भाई, ठीक है। क्या ऐसे चलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल सॉफ्टवेयर्स? नहीं, एक प्रॉपर इंटरफेस होगा ना यार। तो मुझे बताओ कि वेब डिज़ाइनर्स, डेवलपर्स की वैकेंसीज क्रिएट होंगी? तो बेटा टैक्स टेक्नोलॉजी में, टैक्स के अंदर टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा जॉब्स आने वाली हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को थ्रेट नहीं समझना कि एआई आएगा और लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। हाँ, हो जाएंगे एक डोमेन से, लेकिन और डोमेन्स खुलेंगे, ठीक है। जब मोटरसाइकिल आए थे ना, तो साइकिल पे पंचर लगाने वाले लोग बेरोज़गार नहीं हुए थे, उन्होंने मोटरसाइकिल पे पंचर लगाना सीखा था, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? अब चलो एक ना फॉर द सेक ऑफ फन इसी चीज़ को लेके चलते हैं कि अगर ये जुमला मेरा बोला हुआ, ये सुनहरी जुमला अगर पीस ऑफ लॉ हो, तो इसका क्या मतलब है? इसकी इंटरप्रिटेशन बेटा ये होगी कि जब जब टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी, तब तब लेबर फोर्स को स्किल सेट अपग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं भाई। अच्छा, टैक्स टेक्नोलॉजी की मार्केट जो है वो ग्लोबली प्रिडिक्टेड है 72.5 बिलियन डॉलर्स तक जाने की, और ऑडिट प्रोबेबिलिटी हीट मैप, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इसमें हम आगे के सेशंस में बात करेंगे,
ये देखो, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है यार। जो FBI हमारा ऑडिट करता है, किस तरह करता है? हमारी रिटर्न उसके पास होती है, वो बैंक से इंफॉर्मेशन कॉल करता है, ठीक है, थर्ड पार्टी हमारे सप्लायर्स वगैरह से उनसे इन्फो कॉल करता है, और सारा डाटा ह्यूमंस बैठ के मैच करते हैं, कहीं पे एक्सेल पे ले लेते हैं, ठीक है, वी लुकअप किया, पाइवोट टेबल किया, फिगर्स दोनों माइनस किए, डिफरेंस आ गया, उस डिफरेंस का नोटिस इशू कर दिया। ऐसे ही होता है, लेकिन ऐसे होता है, होगा नहीं। अब सारी चीज़ें, सारे सोर्सेज मुख्तलिफ APIs के ज़रिए इंटीग्रेटेड होंगे। जैसे जैसे फाइलिंग होती रहेगी वैसे वैसे प्रोफाइलिंग होती रहेगी, ठीक है। ये जिस तरह प्रोफाइलिंग है ना, ये भी वैसे वैसे टैक्स पेयर की प्रोफाइलिंग होती रहेगी। इन द एंड जब तमाम जगह से डाटा आ जाएगा तो रियल टाइम में रेड फ्लैग्स हाईलाइट हो जाएंगे, रेड फ्लैग ट्रांजैक्शंस हाईलाइट हो जाएंगे, ठीक है। और ये प्रोसेस है एनालिटिक्स ऑटोमेशन का, सही है। अच्छा, अब देखो एक टर्म इधर यूज़ हो रही है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन क्या होती है भाई? कि एक काम जो हम बार बार कर रहे हैं उसे हम ऑटोमेट कर दें, ठीक है, वो काम हम रोबोट को सिखा दें। मुझे बताओ एक चीज़ कि यार अगर सब कुछ डिजिटली हो सकता है, APIs के ज़रिए डाटा आ रहा जा रहा है, तो फिर ऐसी APIs भी तो आएंगी ना जिनके ज़रिए रिटर्न फाइलिंग ही ऑटोमेट हो जाए, ठीक है। मैं एक टैक्स लॉयर हूँ, मेरे पास 500 क्लाइंट्स हैं और हर तरह का पोर्टफोलियो है, कंपनीज़ हैं, पार्टनरशिप्स, AOPs और इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है। और मैंने एक API कोड की हुई है, उनका डाटा आता है और FBR के पोर्टल से मैंने मैप किया हुआ है और उनकी रिटर्न ऑटो फाइल हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। अच्छा, लीप टू जनरेटिव AI। आज की क्लास में जो हमने बात की है ना, वो यहाँ ये बात कर रहे हैं हम। थोड़ा सा हम यहाँ पे गए हैं एजेंट में कि एक वीडियो कैमरा और एक AI मॉडल जो है वो वॉचमैन वाला रोल अदा कर रहा है, ठीक है। तो एक वॉचमैन को हमने एलिमिनेट कर दिया। थोड़ा सा हमने यहाँ एंट्री ली है एजेंटिक में, लेकिन मेनली हम यहीं पे रहे हैं आज, ठीक है भाई। तो जनरेटिव AI पे अपना आज के सेशन को कंक्लूड करते हैं। आज के सेशन से मुताल्लिक कोई भी सवाल हो तो बेफिक्र होके शूट करो सवाल को, ठीक है, सवाल को। अच्छा सिकंदर, आप कैफ क्वालिफाइंग अटेम्प्ट दे रहे हो तो बिल्कुल ज्वाइन करो यार, क्यों नहीं। इसरार आपकी सजेशन मैं मैनेजमेंट को दे दूंगा, ठीक है, लेकिन इट्स अ मैनेजमेंट कॉल, ठीक है भाई। FBR देखो जितनी तेज़ी से बेटा जा रहा है ना टेक्नोलॉजी पे, कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते कि कब तक। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैंने कल देखी थी शायद, मुझे याद आ रहा है कल मैंने क्या देखा था, कल 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 यस्टरडे में हाँ ये वाला, बल्कि देखो कल नहीं देखा था, आज ही देखा था। टेक्निकली आज हो गया था क्योंकि इधर टाइम आ रहा है रात को 2:20, ठीक है। अब ये देखो, ये सर्कुलर, ये कितना पुराना है यार, इस पर डेट डली हुई है 20 नवंबर 2020 की बेटा, ठीक है। FBR क्या कह रहा है? वीडियो एनालिटिक्स इक्विपमेंट, ठीक है। अब वीडियो एनालिटिक्स इक्विपमेंट का मतलब ये है कि FBR चाह रहा है कि उन्होंने, अच्छा भाई ये मैं बता रहा हूँ, ये FBR क्या चाह रहा है वो FBR ही बताएगा, मैं वो बता रहा हूँ जो मैं समझाऊँ इससे, कि इनके पास वीडियो होगी, CCTV वीडियो रिकॉर्डिंग, और ये चाह रहे होंगे कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो उस वीडियो को फ्रेम बाय फ्रेम एनालाइज करके और इनको उस तरह की रिपोर्ट दे दे जैसे हमने रियल टाइम में देखी है, ठीक है। हमने रियल टाइम वीडियो का एनालिसिस किया है ना, तो ये चाह रहे हैं कि कोई CCTV रिकॉर्डिंग इनके पास है और उसका एनालिसिस हो सके,
तो बेटा FBR बहुत तेज़ी से जा रहा है, तो इतनी तेज़ी से जा रहा है कि टाइम का कोई प्रॉमिस नहीं किया जा सकता, ठीक है। शाहिद बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और फैज़ कंटेंट्स जो है ना यार, कंटेंट्स इसके फैज़ अभी इवॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि देखो सर का इनपुट जो है ना वो है जगह जगह पे, और सर ही बता रहे हैं कि क्या डायरेक्शन है, ठीक है। क्योंकि मैं आपके साथ आज पहली दफ़ा हूँ, लेकिन सर के साथ सर का ही 6th बैच है, तो क्या हो रहा है, इंसाइट्स सर के पास बहुत अच्छे हैं और उनकी बेसिस पे ये कोर्स डिज़ाइन हुआ है, तो रेस्ट एश्योर्ड के ज़बरदस्त कंपेटिटिव कंटेंट्स होंगे इसके। अच्छा भाई, सजेशंस हैं यार, ये तो सवाल कोई नहीं है, सब समझ में आ गया तुमको। यार मैं नहीं मान सकता यार कि सब कुछ समझ में आ रहा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। कोई क्वेश्चन आपका है? हाँ भाई, कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर क्लास को एंड करते हैं। यार इधर हमारे एक दोस्त थे सिकंदर, जिन्होंने सीए का कहा था। सिकंदर आप फिर मोबाइल पे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलें, ठीक है भाई, अपना ख्याल रखिएगा, मुलाकात होती है इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में। शुड दिस सब्जेक्ट बी क्लब्ड विद सर तारिक क्लासेस? अच्छा देखिए, सर तारिक जो है ना वो आपको पढ़ा रहे हैं टैक्सेशन, वो टैक्स लॉ पढ़ा रहे हैं आपको, सही है। टेक्नोलॉजी भी यकीनन सर पढ़ा सकते हैं, लेकिन सर ने मेरे से जो बात की थी वो ये कि सर को एक एक्सपर्ट बंदा चाहिए जिसको इंडस्ट्री का भी पता हो, टेक्नोलॉजी का भी पता हो और टैक्स का भी पता हो। तो इसकी इन तीनों सर्कल की अगर वेन डायग्राम बनाए ना तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल सेंटर पॉइंट में आता था। तो इसलिए सर ने कहा कि आप ये कंडक्ट करेंगे। चलिए ठीक है भाई, कोई सवाल नहीं आ रहा तो फिर क्लास को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह ताला। फिर भी कोई सवाल हो वीक के दरमियान में किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो मेरा कॉन्टैक्ट आपके पास है, बेफिक्र होकर भेज दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।